हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी जानते हैं आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो आप इसके नाम से ही जान सकते हो, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम होगा। जैसे ही आपके सामने लिखा है त्रिभुज यानी जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल का मतलब है द फिगर विच हैज 3 एंगल, 3 इंटीरियर एंगल एंड 3 एक्सटीरियर एंगल। वह आकृति, और ये क्लोज आकृति होगी, क्लोज्ड फिगर। ये एक बंद आकृति है जिसके 3 आंतरिक कोण और 3 ही बाह्य कोण होते हैं। इंटीरियर को आप बोलोगे आंतरिक, एक्सटीरियर को आप बोलोगे बाह्य कोण। वह बंद आकृति जिसके 3 आंतरिक कोण होते हैं और 3 ही बाह्य कोण होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। तो उसको हम ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। त्रिभुज यानी हिंदी में हम इसको बोलेंगे वह आकृति, वह बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का साइन होगा। तो वह आकृति जिसमें 3 साइड होती हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, 3 साइड हैं, ए बी, ए सी और बी सी। 3 साइड हैं और एंगल है यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आंतरिक कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए को लिखने का तरीका, जो एंगल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो दोनों तरफ होते हैं यहाँ पर बी और सी इसके दोनों तरफ लिखेंगे। यानी इसको हम बोलेंगे एंगल ए को हम बोलेंगे एंगल बी ए सी, या हम इसको बोल सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी। जो एंगल होता है वो बीच में होता है और जो इसके दोनों तरफ होते हैं उसको हम इनके दोनों तरफ ही लिखते हैं। एंगल बी को हम लिख सकते हैं, एंगल बी यहाँ पर है, इसके एक तरफ है ए और एक तरफ है सी, यानी एंगल ए बी सी, या इसको बोल सकते हो आप एंगल सी बी ए। एंगल सी को हम बोलेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, या हम इसको बोल सकते हैं एंगल बी सी ए। तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। और 3 ही इसमें बाह्य कोण होते हैं। यदि हम एंगल बी का बाह्य कोण फाइंड आउट करना चाहते हैं, या तो आप इसको इस तरफ बढ़ाओगे, बी सी को इस तरफ बढ़ाने पर मान लेते हैं ये बिंदु पी पर, पी तक बढ़ाया गया है, सी को बिंदु क्यू तक बढ़ाया गया है, और एंगल जो भुजा ए बी को हम आर तक बढ़ाते हैं। तो एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, एंगल बी का बाह्य कोण, एंगल बी का बाह्य कोण होगा ये वाला।
बी, इसको एंगल बी को हम बोलेंगे ए बी पी, एंगल ए बी पी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पी बी ए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी, एंगल सी का बाह्य कोण ये वाला, इसको हम लिखेंगे एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, या हम इसको बोल सकते हैं क्यू सी ए, एंगल क्यू सी ए। अब हमारे पास है एंगल ए का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाह्य कोण, तो इसको आप बोलोगे एंगल ए का बाह्य कोण यानी आर ए सी, या आप इसको बोल सकते हो CAR। तो 3 आंतरिक कोण और 3 बाह्य कोण और 3 ही जिसकी साइड हो भुजाएं होती हैं उसको हम ट्रायंगल या त्रिभुज के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपको समझ आए होंगे। और एक और यहाँ पर रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच जो संबंध होगा, मान लेते हैं हम यदि इस कोण का मान ज्ञात करना चाहते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी यानी PBA का मान यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा इसके ऑपोजिट में जो आंतरिक कोण है इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल A और एंगल C का जोड़, एंगल A प्लस एंगल C। तो ये रिलेशन है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच। यदि किसी भी कोण का हमने बाह्य कोण फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर यदि हम एंगल RAC फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी हमने एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल A, कोण A का बाह्य कोण हमने फाइंड आउट करना है, तो कोण A का आंतरिक कोण ये है, इसके अपोजिट में जो एंगल है एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। तो ये रिलेशन है आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच। यदि हमारे पास ये 40 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला कोण होगा इन दोनों का जोड़ यानी 70 डिग्री होगा। अगर हमारे पास ये वाला कोण 110 डिग्री दिया गया हो, ये वाला कोण 110 डिग्री दिया गया है, तो आपने ये कोण फाइंड आउट करना होगा। तो आप बताइए कि इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं ये होता है जो बाह्य कोण ऑफ एंगल C, एंगल C का बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों का जोड़ 110 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये 70 डिग्री होगा। 70 और 40 110 के बराबर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि सर्वांग समता क्या होती है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि वो इन रूल को फॉलो करते हैं। रूल फर्स्ट था हमारे पास साइड 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 रूल,
रूल 2 था हमारे पास साइड एंगल साइड रूल। नंबर 3 था हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल। नंबर 4 हमारे पास था जो 9th क्लास में आपने पढ़ा एंगल एंगल साइड रूल। नंबर 5 था हमारे पास जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज के लिए था राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल। पहले रूल की तरफ हम पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो साइड 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 आप इसके नाम से ही जानते हैं भुजा 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 कोण नियम के अनुसार दो त्रिभुज ट्रायंगल होंगे, दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF। जब इनके दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं इक्वल होती हैं, तीनों भुजाएं इक्वल हों, जैसे यहाँ पर यदि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज की संगत भुजा भी 4, 5 और 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। फर्स्ट रूल में हमारे पास साइड 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 रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। रूल नंबर 2 साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड, यदि हमारे पास दो भुजा बराबर हों, जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल है हमारे पास DE और AC इक्वल टू DF। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण भी बराबर होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं के बीच AB और AC के बीच बनने वाला जो कोण है वो ये है, जिसको हम बोलेंगे कोण BAC, यानी इसको हम सिर्फ कोण A भी लिख सकते हैं। और कोण D के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कोण A का संगत कोण D होगा। इनको बोलेंगे हम कोरस्पोंडिंग साइड और ये होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये संगत भुजाएं, ये संगत कोण होगा, यानी कोण A का संगत कोण होगा कोण D, क्योंकि ये दोनों भुजाएं इक्वल है इन दोनों भुजाओं के, इसलिए इनका कोण, ये कोण होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी संगत कोण होंगे। नंबर 3 है हमारे पास एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल रूल, यदि हमारे पास दो कोण, लगातार दो कोण इक्वल हैं, अगर ये वाला कोण A इक्वल टू कोण D और कोण B इक्वल टू कोण E, कोण B इक्वल टू कोण E, तो इन दोनों के बीच में जो साइड है, इन दोनों के बीच पड़ने वाली भुजा इक्वल होनी चाहिए, यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। ये होना चाहिए कि ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी AB इक्वल टू DE। तो इस कारण हम यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। नंबर 4 है हमारे पास एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, यदि हमारे पास लगातार दो एंगल A
इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल, यहाँ पर होगा एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। ये दोनों कोण बराबर हैं। इसका संगत कोण ये वाला, कोण बी का संगत कोण कोण ई होगा। और दूसरी भुजा जो इनके बीच नहीं पड़ती, जैसे यदि हमारे पास अगर या तो ये वाली भुजा इसके इक्वल है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एंगल साइड ए सी इक्वल टू साइड डी एफ, या हम बोलेंगे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, यानी इस कोण इस भुजा की संगत भुजा ये वाली होगी और इस भुजा की संगत भुजा ये वाली होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल साइड रूल के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। नंबर 5 में हमारे पास है RHS रूल। तो इसके नाम से ही पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल सर्वांगसम कब होंगी? राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, जिसमें B कोण समकोण है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल DEF, जिसमें राइट एंगल B पर है, E पर है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ये तो कन्फर्म होगा, इन दोनों में एक कोण बराबर होगा और वो 90 डिग्री का होगा। दूसरा हमारे पास है हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। अगर कर्ण हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इनमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों में से एक साइड या एक भुजा कोई भी इक्वल हो। अगर ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ये तो इक्वल होगा ही, और हाइपोटेनियस भी इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों में से एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तभी ये, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे AC इक्वल टू DF, और ये है हमारे पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और तीसरा साइड है हमारे पास BC इक्वल टू EF, ये हमारे पास भुजा है यानी साइड है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल है, जिसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उम्मीद है ये पांचों रूल आपको समझ आ गए होंगे, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। तो हमारे पास ये सर्वांगसम तब होंगे जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक दूसरे को पूर्ण रूप से छुपा लेते हैं। यदि हम एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे ट्रायंगल पर रखते हैं तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को छुपा लेते हैं, या हम बोलें एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को छुपा लेता है, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हों, कोई भी दो ट्रायंगल हैं, एंगल ABC, ट्रायंगल DEF, अगर इनके आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल इक्वल हों, ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो अपने आप तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 30, ये 50 होगा 80, तो ये कोण बचेगा हमारे पास 100 डिग्री का। तो तीनों एंगल यदि बराबर हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हैं? सोचिए, अगर हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं? तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्या तीसरी साइड इक्वल होगी? हमारे पास BC में
बी एंगल 50 है और सी एंगल 100 डिग्री है। अगर हम डी एफ पर, ये हमारे पास 5 है, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और यहाँ पर हम 50 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं, और यहाँ से हम 100 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते कि तीनों एंगल होने के कारण ये तीनों साइड भी इक्वल होंगी, और जिस कारण हम बोल सकते हैं कि ये सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो ये कन्फर्म होगा कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन तीनों एंगल इक्वल होने के कारण तीनों भुजाएं इक्वल नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो फिर ये क्या है? तो इनको हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर इनके तीनों कोण बराबर हैं। अगर इनके इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं तो इनको हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और इसी के साथ, इस रूल के साथ एक और यहाँ पर रूल है कि उनकी कोरस्पोंडिंग साइड मस्ट बी इन इक्वल रेशियो। संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल इक्वल हों और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड समानुपात में हो यानी इक्वल रेशियो में है, तो वे दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, न कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। समरूपता, इसको हम बोलेंगे समरूपता। सिमिलर का मतलब है दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसके लिए हम रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास सिमिलर के लिए, यानी कोई भी दो आकृति समरूप कब होंगी, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे उनकी शेप, यानी इसको हम बोलेंगे आकृति। फिर हम देखेंगे साइज, यानी उनका आकार। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कोई भी आकृति है वो समरूप होंगी यानी सिमिलर होंगी। जैसे यदि हमारे पास, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया यानी वृत्त बनाया, फिर दूसरा वृत्त मैंने यहाँ पर बनाया, ये भी सर्कल है। क्या आप बोलोगे ये दोनों वृत्त, ये दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी या सिमिलर होंगी? क्या आप इनको बोल सकते हो कि ये समरूप हैं? तो यहाँ से आप बोलोगे यदि ये इस बात को फॉलो करता है तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी शेप। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इनकी शेप एक जैसी है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों के दोनों आकृतियाँ वृत्त हैं यानी सर्कल हैं। तो पहली हमारे पास जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है। दूसरी है हमारे पास साइज। तो आप देखोगे अगर ये इन दोनों का साइज इक्वल है, ये वृत्त छोटा है और ये वृत्त बड़ा है, इन दोनों का साइज इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये, यहाँ पर सिमिलर के लिए कंडीशन होनी चाहिए सिर्फ उनकी आकृतियाँ। अगर उनकी आकृति में शेप इक्वल हो तो उनको बोलेंगे हम ये दोनों सिमिलर हैं। तो दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी क्योंकि ये इनका शेप इक्वल है, क्योंकि ये शेप हैं, दोनों वृत्त हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और वृत्त बनाता हूँ,
ये तीनों के तीनों वृत्त समरूप होंगे क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है, आकृति एक जैसी है। आकृति का मतलब है वे ये तीनों वृत्त हैं। अगर ये इस बात को भी फॉलो करता है कि उनका साइज यानी आकार इक्वल है, अगर ये इन दोनों बातों को फॉलो करता है तो वो आकृतियाँ होंगी कॉन्ग्रुएंट, यानी वो दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी। अगर ये सिर्फ एक बात को फॉलो करता है, सिर्फ आकृति को, तो वो आकृतियाँ समरूप होंगी। अगर ये दोनों बातों को, दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो आकृतियाँ समरूप होंगी यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो। अगर हमारे पास एक और मैं वृत्त बनाऊँ, एक और वृत्त मैंने यहाँ पर बनाया, क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है या फिर ये समरूप हैं और इनकी शेप और साइज दोनों इक्वल हैं। इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों वृत्तों की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं बनाऊँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो आप इन चारों में से ये बताइए कि कौन से दो वृत्त सिमिलर हैं और कौन से वृत्त सर्वांगसम हैं, या चारों सिमिलर हैं या चारों सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी में हमारे पास ये बात तो फॉलो करती है कि इनकी सभी की शेप एक जैसी है और सभी की शेप हमारे पास वृत्त है। इस कारण हम बोल सकते हैं कि चारों सिमिलर हैं, चारों आकृतियाँ समरूप हैं यानी सिमिलर हैं। चारों की चारों आकृतियाँ सिमिलर हैं, तो इस बात से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अगर हमारे पास हम इन दो वृत्तों को देखते हैं तो हमारे पास इन दोनों की साइज और शेप दोनों इक्वल हैं। इन दोनों की आकृति पहले में हमारे पास है शेप, तो यहाँ पर ये दोनों की शेप वृत्त है, और दूसरा है हमारे पास साइज, तो यहाँ पर साइज भी इक्वल है। दोनों की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो वृत्त कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो जब उन दोनों वृत्तों की रेडियस यानी त्रिज्या इक्वल हो। जब उन दोनों की त्रिज्या इक्वल होती है तो वे दोनों दोनों वृत्त कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी दो वृत्त कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो दो वृत्त कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल होती है त्रिज्या, या हम बोल सकते हैं व्यास इक्वल होता है, और व्यास हमारे पास होगा इसका 8 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल होता है व्यास, त्रिज्या का डबल होता है, दोगुना होता है, इसका डायमीटर होता है डबल। तो यदि हमारे पास सिर्फ शेप इक्वल है तो वो समरूप होंगे। अगर हमारे पास शेप और साइज दोनों इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से इस बात को आप नोट कर सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या समान हो। Two circles are congruent if their radius are equal। और रेडियस के साथ आप यहाँ पर व्यास भी लिख सकते हो यानी डायमीटर। यदि उनके व्यास यानी त्रिज्या इक्वल हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुज के लिए हमारे पास पीछे हमने किया है जो
5 रूल थे उनको फॉलो करते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये बारी थी हमारे पास वृत्त के लिए। सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या समान हो। और यहाँ से भी आप नोट करके लिख सकते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। दो त्रिभुजों में त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, यदि इनके तीनों आंतरिक कोण इक्वल हैं उनको हम बोलेंगे एंगल एंगल एंगल। इस कोण का संगत कोण D होगा। कोण B का संगत कोण E है। कोण C का संगत कोण F होगा। इनको हम बोलेंगे संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अगर ये हमारे पास 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये होगा हमारे पास 80 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। और उसके लिए हमारे पास अलग से एक और कंडीशन है कि उनकी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी वो समानुपात में होने चाहिए, इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब है वो इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। इक्वल रेशियो का मतलब है AB बटा AB का संगत भुजा, AB की संगत भुजा है DE इक्वल टू AC और AC की संगत भुजा है DF इक्वल टू BC और BC की संगत भुजा है EF। या हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं DE बटा AB, DF बटा AC, EF बटा BC। इसका मतलब है ये इक्वल रेशियो में है, समानुपात में होंगी। अगर ये इन दोनों बातों को फॉलो करता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तब होंगे, सिमिलर तब होंगे यदि उनके तीनों कोण बराबर हों और वो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो यानी इक्वल रेशियो में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर हमारे पास सिर्फ दो कोण ही बराबर हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर हम इनको चेंज भी करते हैं, यदि ये हमारे पास 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, अपने आप ही ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 80 और 70 150, तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का, यानी दो कोण बराबर दिए गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। यानी हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण बराबर होगा, यानी एंगल एंगल रूल के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होंगे। एंगल एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल रूल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन रूल के द्वारा दो त्रिभुज समरूप होंगे? उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम बढ़ते हैं।
जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए जो शब्द हैं उनको फिल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर, सभी वृत्त खलिस्तान होते हैं। क्या होते हैं वो? मैंने आपको अभी बताया था, सभी वृत्त समरूप होते हैं यदि उनकी रेडियस भी बराबर है। यहाँ से हम एक और बात जान सकते हैं, दो वृत्त या सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप तो होते हैं, क्या सभी सर्वांगसम वृत्त, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इनकी रेडियस इक्वल है। ये सर्वांगसम तो हैं, क्या ये समरूप भी हैं? जी हाँ, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यानी यहाँ से एक बात निकल कर आई है, कोई आकृति यदि सर्वांगसम है तो वे आकृतियाँ समरूप भी होंगी। कोई भी दो आकृतियाँ यदि सर्वांगसम है तो वे समरूप भी होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो समरूप हैं तो वो सर्वांगसम होंगी। ये दो सर्कल है आपके सामने, ये वाले दोनों समरूप तो हैं लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अगर इनकी रेडियस इक्वल है तो ये अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांगसम होंगे। सेकंड है हमारे पास ऑल स्क्वायर आर। जैसे हमारे पास यदि 2 वर्ग हैं, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के यानी स्क्वायर के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इनकी साइड अलग अलग भी हो सकती हैं। अगर इस वर्ग की साइड 4-4 सेंटीमीटर है, ये 5-5 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर तो होंगे, लेकिन सर्वांगसम होना ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वांगसम हो, यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं। कोई भी 2 आकृतियाँ एक जैसी हैं तो वो समरूप होंगी, यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा सिमिलर यानी समरूप। ऑल खालिस्तान ट्रायंगल आर सिमिलर। यदि हमारे पास कोई भी 2 त्रिभुज हैं, वो किस प्रकार के त्रिभुज सिमिलर होंगे? और ऑप्शन है हमारे पास आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। ऑल खालिस्तान ट्रायंगल आर सिमिलर। किस प्रकार के ट्रायंगल समरूप होते हैं? सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। और ऑप्शन है हमारे पास आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, यानी समद्वि बाहु और समबाहु। यहाँ पर आप देखोगे यदि समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ABC। दूसरा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज DEF। ये दोनों समबाहु हैं, यानी ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर दूसरा हम बनाए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी इनके तीनों कोण इक्वल हैं। एंगल 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 साइड रूल के अनुसार कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होती, लेकिन वो सिमिलर होंगी यदि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में है। AB बटा DE, ये होगा 4/5।
AC बटा DF, ये भी 4/5, यानी इक्वल रेशियो में हैं तो वो सभी त्रिभुज समरूप होंगे अगर ये दोनों बातों को फॉलो करता है। एंगल दो एंगल हो या फिर तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो तीनों एंगल इक्वल हैं और इनकी साइड भी इक्वल रेशियो में है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इस बात को फॉलो करता है कि एंगल इस रूल के अनुसार और इनकी कोरस्पोंडिंग साइड, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये वाली और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये वाली है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। और क्या हम बोल सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी साइड अलग अलग है। लेकिन यदि वो सर्वांगसम है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो समरूप होंगे। अब हमारे पास है समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, दो साइड इक्वल होती हैं। जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है वो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये साइड कुछ भी हो सकती है, ये 5 है तो ये 7 भी हो सकती है। ये हमारे पास छोटी है तो इसको हम 5 लिखेंगे और ये 7 हो सकती है। चलो मान लिया इसका है, इनके तीनों एंगल इक्वल हैं। एक बार हम इनको मान लेते हैं कि तीनों एंगल इक्वल हैं। क्या इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में है? 3/4 या हम लिखें 4/3। ये भी 4/3 इक्वल टू, क्या ये भी 4/3 है? नहीं, ये 7/5 है। जिस कारण हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की कोरस्पोंडिंग यानी संगत भुजाएं इक्वल रेशियो में नहीं है, समानुपात में नहीं है। जिस कारण हम बोलेंगे ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, वो समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल समरूप होते हैं, यानी वो होते हैं सिमिलर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 आकृतियां हैं, जिसको हम पॉलीगन को हम बोलेंगे बहुभुज, जिनकी समान भुजाएं हैं। तो वो समरूप कब होंगे? इफ़ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल, इक्वल रेशियो में होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले में हमारे पास आएगा इक्वल और दूसरे ब्लैंक में हमारे पास आएगा प्रोपोर्शनल, यानी इक्वल रेशियो में होंगे। ये आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है हमारे पास गिव 2 डिफरेंट एंगल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 उदाहरण दीजिए जो हमारे पास समरूप हो। तो ये हमारे पास है, एक कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे सर्कल है, ऑल सर्कल आर सिमिलर। 2 फिगर बनानी है तो ये 2 फिगर होगी आपके सामने सर्कल जो सिमिलर है। आप सभी जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। या हम बोल सकते हैं सिमिलर, जैसे वर्ग बना दिया, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, सभी 4 होंगी वर्ग की। दूसरा वर्ग है हमारे पास 5-5 सेंटीमीटर की भुजाएं हो सकती हैं, यानी सभी वर्ग और सभी वृत्त सर्कल वो होते हैं, समरूप होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर का तो हम बना सकते हैं एक ट्रायंगल और एक सर्कल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, एक वर्ग बना दिया और एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये सिमिलर नहीं है ये, क्योंकि सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी शेप अलग अलग है, क्योंकि इनकी शेप अलग अलग है। 2 शेप अलग अलग बना दो तो वो समरूप नहीं होंगे। तीसरा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल
आर सिमिलर कि नीचे दिए गए जो चतुर्भुज हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। तो पहला है हमारे पास और दूसरा चतुर्भुज है हमारे पास, एक वर्ग बनाया है, इसमें 3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। यहाँ पर ये समचतुर्भुज है जिसकी सभी साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन वो पैरेलल भी होती हैं और 90 डिग्री से कोण कम होते हैं। 2 कोण 90 डिग्री से कम होंगे और 2 कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या ये सिमिलर हैं? क्या ये दोनों आकृति सिमिलर हैं या समरूप हैं? तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें कोण 90 डिग्री के हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन यहाँ पर कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, यानी एंगल यानी कोई भी 2 एंगल इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और जो बेसिक है वो आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 6.1 थी जो इस चैप्टर की बेसिक एक्सरसाइज है। तो पहले आप एक बार इनको रिवाइज कीजिए घर पर, और फिर यदि कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।